जुड़े निदेशक सहित सभी सदस्य उपस्थित, शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों, जब मुझे होली मिशन स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, अत्यंत व्यस्त था, इसलिए समय मैंने तय किया कि 28 जनवरी को आ सकूंगा। आज आपके बीच हूँ। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का क्षण है। दलसिंह सराय में इस प्रकार के बहुत कम ही कार्यक्रमों में सम्मिलित हुआ हूँ। पिछले वर्ष मई महीने में केवटा गांव में कार्यक्रम हुआ था, उससे पहले अप्रैल महीने में दलसिंह सराय में ही एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बात करने का अवसर इससे पहले नहीं मिला। मेरा बड़ा आत्मीय संबंध रहा है इस पूरे क्षेत्र से। बाल्यकाल से जब बड़ा हो रहा था तो अनेक अनुभव इसी क्षेत्र में दिए। माता का स्थान भी है, बाद में विवाह के पश्चात भी एक जुड़ाव उस रूप में बना रहा और बना हुआ है। बहुत छोटा था उस समय, क्लास 7th में गर्मी की छुट्टी में यहीं पर आते थे। पिताजी बरौनी में पोस्टेड हुआ करते थे। पचपैका गांव है, वहीं पर वहां से लोग आए हुए हैं, वहीं रहते थे। और गर्मी की छुट्टियां जब बीतती, उसी क्रम में एक दिन मैंने देखा कि बहुत लोग अलग अलग प्रकार की सामग्री को एक स्थान से चुरा कर ले जा रहे हैं। किसी ने बताया कि वहां सोने के सिक्के मिले, किसी ने बताया अनेक प्राचीन पदर्श मिले, कुछ लोग ईंट लेकर आए। पढ़ता हुआ एक बालक बड़ा द्रवित था कि क्या हो रहा है। जो चीजें सदियों से पड़ी हुई थी, जिसको सहेज कर संग्रहालय में रखना चाहिए था, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते थे, पढ़ सकते थे, जो हमारे पूर्वजों की निशानी है, उसके साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ क्यों हो रही है। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए कुछ सामग्री लोग ले जाना चाहते हैं, इससे किसका लाभ होगा। लेकिन जो इतने काल से बचा हुआ था, उस समय उस पांडव स्थान के बारे में जब सुनते तो बड़ी पीड़ा होती थी। लेकिन उसी के अगले दिन जब मैंने सुना कि प्रशासन ने आदेश दिया, धारा 144 लगी और लोगों का वहां जाना मना हो गया, और तब पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति हुई। और तब जब छोटे थे, उसी समय मन में लगा कि मैं इतना व्यथित था, इतना पीड़ित था, लेकिन किसी के पास ऐसी शक्ति है कि जब इस प्रकार के काम हो उसको रोक सकते हैं। और तभी उस रूप में एक बीज मन में आया कि क्यों न मैं भी जब बड़ा होता हूँ तो ऐसा बनने का प्रयास करूं कि समाज में जब कुछ कुरीतियां दिखे तो मैं उसको प्रभावित कर सकूं। यात्रा वहीं से शुरू हुई। दलसिंह सराय बाजार में घूमते थे और यात्रा चलती रही। क्रम के साथ अभी उन्होंने बताया कैसे IIT की परीक्षा हुई, पेपर लीक हुए, IIT पहुंचे, अनेक अनुभव हुए। लेकिन मन में इस प्रकार का भाव जगा। विदेश में भी नौकरी लगी, भारत के बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में भी नौकरी लगी, लेकिन मन कुछ और कह रहा था। अपने बिहार को जब देखता, व्यवस्था को देखता, अपराध की स्थिति को देखता, एक उस प्रकार के अनिश्चित के भय को देखता, तो मन कहता कि मैं अपने लिए तो जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन लौट कर जब पुनः अपनी धरती पर आऊंगा और स्थितियों को यथावत देखूंगा तो मन तो पूछेगा, यदि तुम सक्षम थे तो तुमने क्या किया, तुम क्यों पलायन कर गए। और इसी संकल्प के साथ तब मैंने तैयारी शुरू की थी। IPS बना 2003, ईश्वर की कृपा रही, बिहार कैडर मिला, अनेक जिलों में योगदान देते रहे। लेकिन मन में जो संकल्प है कि बिहार को बदलते देखो, उसने केवल सेवा तक सीमित नहीं रखा। पुलिस के जो दायित्व रहे, पूर्ण ऊर्जा देने के पश्चात जो भी समय मिलता उसमें विद्यार्थियों से जुड़ा रहा, युवाओं से जुड़ा रहा, चाहे बघा रहा, रोहतास रहा, दरभंगा रहा, सदैव प्रयास रहा। क्योंकि मैं जानता हूँ हर व्यक्ति की क्षमता असीम है, हर विद्यार्थी की क्षमता असीम है, जगाने की आवश्यकता है। और बिहार को यदि बदलना है तो बिहार को एक व्यक्ति नहीं बदल पाएगा, बिहार किसी के चाहने से नहीं बदल जाएगा। लेकिन यदि एक एक विद्यार्थी जग गया, अपने सामर्थ्य को स्मरण कर खड़ा हो गया और उसने भविष्य को बदलने का संकल्प ले लिया, तो निश्चित है कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होगा जिसकी आवश्यकता है। आज बिहार को हम लोग देखते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है,
यदि युवाओं की बात करें तो 30 वर्ष से कम, लगभग 9 करोड़ की संख्या है। इतनी बड़ी संख्या, उसके लिए यदि हम उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए उचित रोजगार की संभावनाओं को देना चाहते हैं, तो निश्चित है कि सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। किसी सरकार के बस में ये बात नहीं। सरकार यदि चाहती भी है सरकारी नौकरी देकर अनेक प्रकार के प्रयास करें, तो शायद 1% या थोड़ा अधिक सरकारी नौकरी हम दे सकते हैं। लेकिन यदि 1% लोगों को हम सरकारी नौकरी देते हैं और उसके लिए सभी संघर्ष करते हैं, तो शेष 99% का क्या होगा, कहाँ जाएगा? यदि आर्थिक विकास नहीं होता है, यदि उस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संरचना निर्मित नहीं होती जिससे रोजगार का सृजन हो, तो कैसे संभव हो सकता है कि सभी लोगों को हम बिहार में ही रोजगार दे सकें? और यदि भारत का लक्ष्य है कि 2047 जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो जाए तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए, और भारत यदि विकसित राष्ट्र बनेगा और बिहार में लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ेगा, शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो भारत विकसित हो सकता है? भारत तो तब विकसित होगा जब बिहार विकसित हो, और बिहार में उस प्रकार की रोजगार की ऐसी संभावनाएं हो कि किसी व्यक्ति को रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। भारत तो तब विकसित होगा जब किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर शिक्षा के लिए जाने की आवश्यकता नहीं, और ये संभव है। हमारे ही पूर्वज थे, जब संसाधन नहीं थे, जब रोड नहीं थे, आज के प्रकार टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थी, अफगानिस्तान के पार तक साम्राज्य का निर्माण करना जानते थे। हमारे ही पूर्वज थे कि जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं हुई थी, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को स्थापित करना जानते थे। हमारे ही पूर्वज थे जो जिस समय इस प्रकार की कल्पना किसी ने नहीं की। ऐसी उद्यमिता जिससे चंपा और पाटलिपुत्र जैसे महानगर स्थापित हुए, जिसकी प्रशंसा उस समय के इतिहासकारों ने की। तब यदि क्षमता थी, तो आज क्या कमी आ गई कि छोटे से रोजगार के लिए व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है? तब ऐसी उद्यमिता थी जिसके कारण चंपा के नाम से वियतनाम 1500 वर्षों तक जाना गया। तो आज वो क्षमता कहाँ दृश्य हो गई? क्यों आज के हमारे विद्यार्थी जब सोचते हैं तो उनके मन में किसी प्रकार का भय आता है, असमंजस की स्थिति आती है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्यों जब हम पूछते हैं कि क्या बिहार में सभी को हम अगले 2 दशकों में नौकरी दे पाएंगे, रोजगार दे पाएंगे, तो हमारे मन में बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है, कैसे होगा? क्यों हम देखते हैं कि इस प्रकार की बातें होती हैं? हमारी युवा पीढ़ी को समझना होगा, हमारे विद्यार्थियों को समझना होगा कि उस काल में बिहार यदि अग्रणी था तो कारण क्या थे? संसाधन तो नहीं थे, लेकिन आज तो संसाधन भी है। अभी बड़ा अच्छा लग रहा था, सुप्रिया जी को सुन रहा था, इसके पूर्व पटना में सुनता रहा। प्रतिभा की कमी नहीं। हर अभिभावक जब अपने विद्यार्थी को पढ़ने भेजते हैं, उनके मन में इच्छा होती है कि मेरा विद्यार्थी, मेरा बालक, मेरी बालिका उत्कृष्ट हो, अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करे। कुछ बच्चे अच्छा कर जाते हैं, लेकिन शेष क्यों नहीं करता? क्या कमी रहती है? क्या ईश्वर ने क्षमता में कोई कमी दी है? कमी कहाँ रहती है? मिथिला क्षेत्र में हो, प्राचीन काल में यही क्षेत्र था जिसकी दृष्टि ने बिहार को एक नई दृष्टि दी। इसी क्षेत्र की दृष्टि के कारण हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। दृष्टि क्या थी? जिस अभियान के बारे में अक्सर बात करता हूँ, बिहार के सभी जिलों में संवाद हुए। अब तो बड़े जन संवाद हम लोगों ने बेगूसराय में किया, आरा जिले में अभी बीते 21 जनवरी को आयोजित हुआ, हजारों की संख्या में लोग आए थे। संदेश बड़ा स्पष्ट है कि बिहार यदि प्राचीन काल में अग्रणी था तो कारण उसकी दृष्टि थी। और दृष्टि क्या थी? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। एक एक विद्यार्थी, मैं कहूंगा याद रखिए, इस मंत्र ने मेरे जीवन को तो बदल ही दिया। इस मंत्र को यदि स्मरण करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, निश्चित हर व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होगा। मंत्र क्या कहता है? जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। ऋषि क्या कहना चाहते थे? क्या किसी व्यक्ति को हम पूर्ण कह सकते हैं? क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पूर्ण हो, जिसमें कोई कमी नहीं हो? जानते हैं क्या? जिसमें कभी हम कह सके कोई कमी नहीं है? आपके कोई टीचर, कोई मित्र, कोई ऐसा है क्या?
शांत क्यों है? पक्का? लेकिन बिहार के इस ऋषि के मन में क्या भावना जगी? उसने कहा कि जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, वो पुनः पूर्ण में विलीन होता है। किस पूर्ण की बात हो रही है? किसको पूर्ण कह सकते हैं? परमात्मा को कह सकते हैं। यदि सोने के टुकड़े को हम छोटे छोटे भागों में खंडित करेंगे, छोटा कण जो होगा उसमें गुण क्या होगा? किसके गुण होंगे? सोने के ही होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सोने को काटेंगे। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात नहीं करता, लेकिन जो गुण होंगे फिजिकली जब जितना भी डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? गुण तो वही होंगे। और यदि परमात्मा पूर्ण है और परमात्मा का एक अंश हम में है, सुने कि नहीं सुने? यार आपका परमात्मा का अंश है। बस हम किसी धर्म को मानते हैं, कहते हैं ना कि भाई एवरीवन वाज क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी, ईश्वर ने सबकी रचना की। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और कहते हैं और मानते हैं कि रचनाकार कोई एक है जो पूर्ण है, जिसमें परम शक्ति समाहित है। तो उस परम शक्ति का एक अंश यदि हमें विद्यमान है तो उस परम शक्ति के गुण क्या होंगे? उसकी क्षमता क्या होगी? कितनी क्षमता होगी ईश्वर की? क्या हम लोग किलोग्राम में, किलोमीटर में, किसी लाइट ईयर्स में बता सकते हैं? परिभाषित कर सकते हैं क्या? चेष्टा करेंगे तो क्या बोलेंगे? अनंत, असीम, इनफाइनाइट। तो जिस परम शक्ति की हम बात कर रहे हैं उसकी क्षमता असीम हो, उसका एक छोटा सा अंश हमारे अंदर विद्यमान है, तो हर व्यक्ति की क्षमता क्या हुई? असीम को अगर डिवाइड करेंगे कितनी क्षमता आएगी? इन्फिनिटी को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट। तभी तो ऋषि ने कहा कि जो पूर्ण था पूर्ण ही है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। उसकी क्षमता में कोई अंतर नहीं, उसके गुणों में कोई अंतर नहीं। यही वेदांत की दृष्टि थी, जिसके कारण 4 महावाक्य जो हिंदू धर्म में आए, वैदिक धर्म में आए, इसी भूमि की देन थे। तत्त्वमसि, तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। कहने का तात्पर्य यह नहीं कि मैं ईश्वर हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो क्षमता मेरे अंदर विद्यमान है वही क्षमता है जो उस परम तत्व में है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो ज्ञान ही ब्रह्म है। कहने का तात्पर्य क्या था? क्षमता तो वही है, लेकिन क्षमता के बारे में जानते कितने लोग? वही जानते हैं जो चिंतन करते हैं, जो मंथन करते हैं, स्मरण करते हैं। और एक बार यदि हमने अनुभव किया, ग्रहण किया उस बात को और समझने की मेरी क्षमता क्या है, तभी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस व्यक्ति में पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता हो, यदि ऐसा व्यक्ति किसी लक्ष्य को कठिन कहता है तो निश्चित उसने अपनी आंखों पर पट्टियां बांध रखी। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। और यदि इस भाव को हमने अपने विद्यार्थियों में दिया, उनको आभास कराया कि तुम्हारी क्षमता क्या है। मैंने तो अनुभव किया है, जब 11th-12th में पढ़ता था उस समय रात तक सोने की आदत थी। रात तक पढ़ते, सुबह उठते, विद्यालय में जाना होता था। 11th में तबीयत खराब होने लगी। यदि हर चीजों में सामंजस्य नहीं हो तो व्यक्ति ठीक से चल नहीं सकता, और स्वास्थ्य तो बड़ा आवश्यक है। और यदि पढ़ते उस रूप में है और बाकी चीजों में सामंजस्य नहीं है तो निश्चित है कि तबीयत खराब होगी। और तब एक दिन जब इस बात का आभास हुआ कि इसके कारण जो लक्ष्य मेरा वहां तक मैं पहुंचूंगा ही नहीं, यदि मैं स्वास्थ्य रूपी समस्याओं से जूझता रहा तो निश्चित है कि बड़ा लक्ष्य कठिन हो जाएगा। अपने पूरे रूटीन को बदलना होगा। और तब इस प्रकार की कल्पना मन में थी नहीं कि कैसे भला सुबह उठेंगे। मेरी तो आदत है ही नहीं, लंबे समय से करता रहा हूँ। लेकिन तब दृढ़ निश्चय करके जब सोए और निश्चय हुआ कि मन में सुबह 5 बजे उठेंगे, 12 बजे सोने गए, तो उससे पहले यदि किसी को सुबह उठाना हो तो बड़ा यत्न करना पड़ता था। माँ आती थी, बड़े झकझोरती थी, स्मरण कराती थी स्कूल जाना है, तब उठते थे। लेकिन जिस दिन संकल्प के साथ सोए कि मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, एक निर्णय के साथ सोए जो दृढ़ था, जब सो भी रहे थे मन में कहीं ना कहीं इंटरनल एक साइकिल चल रहा था कि 5 बजे उठना है। और जिस समय आंख खुली स्वयं को विश्वास नहीं हुआ। अलार्म की आवश्यकता नहीं थी, घड़ी बिल्कुल 5 बज रहे थे। कौन सा क्लॉक था, कौन सा मैकेनिज्म था, आज भी यदि मैं सोचता हूँ, किसी संकल्प को लेकर चलता हूँ तो संकल्प निश्चित पूर्ण होता है। और ये क्षमता कोई मेरी नहीं है, ये क्षमता हर व्यक्ति में विद्यमान है, लेकिन हम जानते नहीं।
अनुभव नहीं करते, हम दूसरों का अनुकरण करते हैं। यदि कोई लक्ष्य देखना हो तो हम सोचते हैं क्या किसी और ने इसको प्राप्त किया, उसके अनुसार तय करते हैं कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रयास नहीं करते। 3 प्रकार के लोग होते हैं। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग, जिनकी संख्या सर्वाधिक है, काम शुरू ही नहीं करेंगे। काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग, मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग। यदि कोई कार्य प्रारंभ करेंगे तो पहले प्रकार के लोग तो प्रारंभ ही नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा संभव नहीं। दूसरे प्रकार के लोग प्रारंभ तो करेंगे, कुछ यत्न भी करेंगे, लेकिन परिस्थितियां तो सदैव अच्छी नहीं रहती। यदि कोई लक्ष्य लेकर चलते हैं, निश्चित मार्ग में कंटक भी होंगे, अवरोधक भी होंगे जो हमें विचलित करेंगे। यदि हम विचलित हो गए, हट गए, मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग। पर उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत, बाधाओं को ठेल। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ डिजायर, इच्छा होनी चाहिए। लेकिन केवल इच्छा हुई तो हम सोए हुए सिंह की भांति सोए रहेंगे तो शिकार अपने आप नहीं आता। प्रयास करना होगा, डेडिकेशन, प्रयास में कोई कमी ना हो, पूरी ऊर्जा लगानी होगी। लेकिन डेडिकेशन भी है और डिजायर भी है तो परिस्थितियां तो बदलेंगी। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो डिटर्मिनेशन सबसे आवश्यक है। ऐसा दृढ़ निश्चय जो कभी डिगे नहीं, कभी झुके नहीं, ऐसी जिद जो करना है तो करना है। ऐसे लोग ही इतिहास बनाते हैं और ऐसे लोग ही सफल होते हैं। और ये क्षमता हर व्यक्ति में विद्यमान है कि सफल हो सकता है। विद्यालय का कार्य होली मिशन नाम है। सबसे बड़ा होली मिशन तो यह है कि व्यक्ति अपने स्वत्व को जान जाए, वो क्या है। जिस दिन व्यक्ति स्वयं को जान गया, उसे और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। अपना लक्ष्य भी स्पष्ट हो जाएगा, जीवन में क्या करना है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। होली मिशन यदि है तो जितने विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं उनको केवल उनके स्वत्व से परिचय करा दीजिए कि क्या थे। जिस दिन हम बिहार वासियों का स्वत्व जाग गया, हम जान गए हम क्या थे, तो हम ही तो थे जिन्होंने अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया था। आज विचलित होते हैं, हम ही तो थे जिन्होंने ऐसे नेतृत्व का निर्माण किया था। आचार्य चाणक्य जब चले, उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखी। उस काल में हर व्यक्ति जाति देखता होगा, लेकिन बिहार की दृष्टि देखिए कैसी थी। साम्राज्य का जब उदय हुआ, उससे पूर्व नंद वंश का उदय हुआ, जो सबसे निम्न वर्ग से आता था। उस काल में कल्पना नहीं थी कि कोई व्यक्ति निम्न वर्ग का और शासन कर सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में अपवाद प्रस्तुत करने वाली बिहार की भूमि रही। यही भूमि थी जिसमें वैशाली गणराज्य का उदय हुआ, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थे। 7,707 गणराजा चुने जाते थे और जाति के आधार पर नहीं, सामर्थ्य के आधार पर लोग चुनते थे। जब संस्कृति सामर्थ्य के आधार पर चलती है, ज्ञान के आधार पर चलती है, निश्चित है महानता को प्राप्त करती है। यही बिहार ने तब किया। 1-2 वर्षों तक अखंड भारत का साम्राज्य नहीं रहा, सहस्त्रों वर्षों तक रहा। उसमें जब कमी आई, यदि आप देखेंगे क्यों उसमें उस प्रकार का तनाव आया, क्यों टूटी चीजें, तो एक ही उत्तर पाएंगे। जिस सहयोग की भावना के साथ हम जोड़ रहे थे, उसका स्थान जब संघर्ष कर लेना प्रारंभ किया, व्यक्ति को व्यक्ति से हम तोड़ने लगे, पूरी काया पलट गई। आज भी आवश्यकता यही है, स्मरण करने की हम क्या थे। आज भी वही है, सामर्थ्य असीम है। ईश्वर ने क्षमता में कमी नहीं दी, लेकिन क्षमता को उपयोग यदि हम संघर्ष में करेंगे, जहां स्वयं बढ़ना चाहिए वहां दूसरे को खींचने में करेंगे, तो न तो हम बढ़ेंगे न दूसरे को बढ़ने देंगे। वही स्थिति तो आज बिहार की हो गई। जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद में इस प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हुआ है कि आगे बढ़ते ही नहीं। छोटे से कार्यों के लिए पलायन करना पड़ता है। बिहार को यदि जगाना है, अपने जीवन काल में स्थापित करना है, कितने लोग चाहते हैं कि 2047 तक बिहार विकसित हो। बिहार से किसी को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन चीजें जैसी चल रही है, जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, ऐसा ही चलता रहा तो क्या बिहार उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा? यदि हम जाति के नाम पर संघर्ष करते रहे, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे, जिस भूमि में कभी विदुषी, गार्गी व चक्रवी रही, जिस भूमि में कभी विदुषी, गार्गी व चक्रवी रही, जिस काल में पूरे विश्व में हम नहीं पाते कि महिलाओं की बात कोई सुनता था,
लेकिन उस काल में महिलाओं का चिंतन ऐसा था, उनकी क्षमता ऐसी थी कि पूरे भारत से विद्वान एकत्रित हुए, सर्वश्रेष्ठ को चुना जा रहा था। लेकिन एक महिला के मन में प्रश्न हुआ, श्रेष्ठ कैसे है? मैं इन्हें चुनौती दूंगी। जब तक मैं संतुष्ट नहीं होती तब तक मैं नहीं मानती कि सबसे बड़े विद्वान हैं। और इस परिस्थिति में हम पाते हैं किस प्रकार से विदुषी गार्गी व चक्रवी में उस प्रकार का संकल्प जागृत हुआ और विद्वतापूर्वक उन्होंने चुनौती दी उस काल के सबसे बड़े विद्वान को, और तब उन्होंने माना कि हाँ, आप सबसे बड़े विद्वान हैं। जिस काल में किसी ग्रंथों में महिलाओं की बात नहीं मिलती, हमारे यहाँ संरक्षित है, जो आज भी बताते हैं कि हमारी महिलाओं की क्षमता क्या हो सकती। लेकिन यदि मेरे मन में होगा कि नहीं, मेरी बेटी किसी से कम है, तो क्या हम उस प्राचीन संस्कृति के वास्तविक वाहक हैं, जिसमें एक महिला में सामर्थ्य था कि भरी सभा में सबसे बड़े विद्वान को विद्वतापूर्वक चुनौती दे सकती। समझना होगा उसी संस्कृति के अनुयायी उसके वाहक, जिसने प्राचीन काल में विश्व को एक नई दृष्टि दी। तो आज यदि हम देना चाहते हैं तो अपने बच्चों के साथ उसी पुरातन दृष्टि को स्मरण कराते हुए उनके आगे बढ़ने में हमें सहयोग करना होगा, उनकी नैसर्गिक प्रतिभा को समझना होगा, उनके मन को समझना होगा। तबीयत थोड़ी खराब थी, सर्दी लगी हुई थी, और जब समझेंगे, निश्चित है ईश्वर ने क्षमता तो हर व्यक्ति को असीम दी है, जो भी लक्ष्य तय करेंगे उसमें हम सफल होंगे। लेकिन यदि नैसर्गिक प्रतिभा को समझेंगे तो ईश्वर ने हर व्यक्ति के मन में कुछ संकल्प भी अलग दिया है। डीएनए सबका अलग अलग हो सकता है। कोई सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए पैदा हुआ हो, लेकिन उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाहेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन जो ख्याति उसकी फुटबॉल प्लेयर के रूप में होती वो मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में नहीं होगी। तो नैसर्गिक प्रतिभा को समझते हुए बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज बिहार में यदि रोजगार के लिए सबसे अधिक किसी चीज की आवश्यकता है तो सरकारी नौकरी की नहीं है, उद्यमिता की है। कैसे हम अपना रोजगार सृजन कर सकें, कैसे कोई उद्योग लगा सके, कैसे कोई व्यवसाय कर सके। और इसके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई केंद्र है जहां इस प्रकार का प्रशिक्षण हम दे सकते हैं तो विद्यालय है। विद्यालय में समझना कि कौन से बच्चे के मन में क्या है। यदि हम किसी गांव की बात करते हैं तो हम कहते हैं इस गांव से इतने आईएएस निकले, इतने आईपीएस निकले, इतने डॉक्टर हुए, इतने इंजीनियर हुए। इसको हम सम्मान का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या हम चर्चा करते हैं इस गांव में कितने उद्यमी निकले, कितने व्यवसायी निकले, कितने लोगों ने अपने स्टार्टअप लगाए, कितने लोगों ने फैक्ट्री लगाई, कितने लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया। जब तक बिहार में इस प्रकार की भाषा को बदलते नहीं, बिहार का विकास संभव नहीं है। जब तक ऐसे लोग जो दूसरों को रोजगार देते हैं उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं। उस संभावना को जागृत करना होगा जो बिहार में स्थापित है। यदि अपने युवाओं के मन को केवल यहाँ तक हम सीमित कर देंगे कि रेलवे, बैंकिंग, आईएएस, आईपीएस इतना ही है, वो तो केवल 1% है, शेष का क्या होगा? नव निर्माताओं के रूप में हमें अपने युवाओं का सृजन करना होगा। कैसे नए उद्योग लगा सकते हैं, कैसे नए व्यवसाय कर सकते हैं, उसमें हमारा सहयोग क्या हो सकता है। इस बात लेट्स इंस्पायर बिहार की जो बात हो रही है उसमें लोगों ने ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया बिहार में है, बिहार के बाहर है, विदेशों में है, कि आप जुड़िए और अपने जिले में जुड़कर अपने जिले के युवाओं को मार्गदर्शित कीजिए। क्योंकि यदि हम नहीं करते तो अपने कर्तव्य से हम भटक रहे हैं। आने वाला समय और भी दुखित करेगा, और भी द्रवित करेगा। जो वर्तमान परिस्थितियां से और विषम परिस्थितियां तब होंगी जब जनसंख्या और बढ़ जाएगी। लेकिन यदि हम शिक्षा देते हैं, शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं, स्किल्स के लिए, जिसमें कोई व्यक्ति को हम स्किल्ड बनाते हैं। जो व्यक्ति गुणी होगा, शिक्षित होगा, बेरोजगार नहीं रह सकता, उसे मालूम है उसे क्या करना है। लेकिन यदि व्यक्ति केवल डिग्री धारी हो लेकिन उसको कोई स्किल्स नहीं हो, कुछ पता ही नहीं क्या कर सकते हैं, तो क्या कर पाएगा? संघर्ष करता रह जाएगा। तो स्किल्स उस रूप में होने चाहिए जिससे हम सृजन कर सकें, और क्षमता असीम है, कर सकते हैं। और शिक्षा के साथ जब उद्यमिता की भावना का विकास करेंगे तभी जाकर एक समतामूलक समाज बनेगा जिसको हम एक विकसित बिहार कह सकते हैं। विकसित बिहार में यदि कोई व्यक्ति पिछड़ा रह गया, किसी व्यक्ति को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो विकसित बिहार कहाँ रहा? समतामूलक समाज तो तभी बनेगा जब हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार बढ़ने के लिए हम सहयोग कर सके। जो सक्षम उनके मन में इस प्रकार के भाव आ सके कि जो वंचित है उनके लिए हम प्रयास करें, उनका सहयोग करें। पूरे बिहार के सभी विद्यालयों से मैं आह्वान करता रहा हूं कि केवल सीमित ना रहे, अपने आसपास के वैसे बच्चे जो वंचित हैं, अब 10 को ही पढ़ा सकते हैं, निश्चित प्रयास कीजिए जो प्रतिभावान है
उनका चयन करके उनको पढ़ाएं, निःशुल्क पढ़ाएं, क्योंकि तभी जाकर समतामूलक समाज बनेगा। जो वंचित है उनके लिए पूरे समाज को आगे आना होगा, तभी जाकर हम बच सकते हो। इसमें कोई जाति का भेद नहीं, कोई संप्रदाय का भेद नहीं होना चाहिए, किसी विचारधारा का मतभेद नहीं होना चाहिए। एक भी व्यक्ति छूटता है तो बिहार सामूहिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। सभी को साथ लेकर चलना होगा और सभी के लिए मिलकर परिश्रम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इस होली मिशन स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम मन बड़ा प्रसन्न है। दलसिंह सराय में हूँ, जहाँ से मेरा आत्मीय जुड़ाव बाल्यकाल से रहा। एक नए विद्यालय को प्रारंभ होते देख रहा हूँ, और जब विद्यालय स्थापित होती है असंख्य समय तक लोग उसका प्रभाव जानते हैं, और यदि उसने उत्कृष्ट शिक्षा दी तो एक पूरी पीढ़ी को बदल देता है। वैसे ही मंगल कामना मैं करता हूँ कि होली मिशन स्कूल की स्थापना के साथ दलसिंह सराय में एक नया अध्याय स्थापित हो, इसमें उत्कृष्ट शिक्षा विद्यार्थियों को लाभान्वित करे और भविष्य के लिए नए बीज उस रूप में उनका बीजारोपण हो। अच्छे विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर निकलें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहें। उनके मन में इस प्रकार का भाव भी रहे कि समाज को भी कुछ देना है। स्वयं के लिए सभी लोग जीते हैं, कुछ प्रकार इस प्रकार का भाव निश्चित रहेगा, तभी समाज आगे बढ़ता है। और सभी विद्यार्थियों से विशेष रूप से आह्वान करना चाहूंगा, स्वयं को कभी कम मत आंको, कभी कम मत आंकना। पूरी ऊर्जा लगाकर अपने लक्ष्य तय कर लो। लक्ष्य जिन लोगों ने अपने बाल्यकाल में तय किए और संकल्प के साथ चलते रहे, वैसे लोग ही सफल हुए, वैसे लोग ही इतिहास में स्थान बना पाए। आदि शंकराचार्य केवल 8 वर्ष के थे जब उन्होंने निर्णय लिया और घर का त्याग किया। आज पूरे विश्व में उनकी कीर्ति है। पूरे भारतवर्ष में 3 बार उन्होंने परिक्रमा की, केवल 32 वर्षों तक जीवित रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल 16 वर्ष के थे। भारत पर जो पहला सफल आक्रमण हुआ था, अरब सैनिकों ने किया, और सेनापति का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र केवल 17 वर्ष थी। जिन अष्टावक्र का हम लोग स्मरण करते हैं, शरीर में 8 विकार थे, लोग देखकर हंसते थे। उनके पिता बड़े निर्धन थे। आचार्य कहोड़ के मन में बात आई कि क्यों न मिथिला के दरबार में जाकर सबसे बड़े विद्वान आचार्य बंदी को मैं पराजित करूंगा, निश्चित मेरे परिवार की स्थिति में सुधार होगा। चल पड़े। कहलगांव भागलपुर के रहने वाले थे। मिथिला के दरबार पहुंचे। देखने में भी बड़े वैसे थे तो लोग हंसते थे। सैनिकों ने भी उपहास बनाया। राजा जनक बड़े प्रभावित हुए, क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आचार्य कहोड़ जब जा रहे थे, कहोड़ के मन में इस प्रकार की बात थी, लेकिन शर्त क्या था कि जो भी आचार्य बंदी को पराजित न कर सका उसको जल समाधि देनी होगी, पानी के अंदर जाना होगा। तो पानी के अंदर जाते हैं तो स्वाभाविक है कि मृत्यु होगी। इस प्रकार का शर्त था। तो इस प्रकार की शर्त के साथ भी आचार्य कहोड़ जब गए तो उन्होंने बहुत प्रयास किया। अनेक दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ, पराजित हुए, जल समाधि लेनी पड़ी। अष्टावक्र दिखने में इतने कुरूप, अवस्था भी बाल्य अवस्था की थी। पिता का साया निर्धनता की अवस्था में ऊपर उठ गया। यदि दूसरा बालक होता जिसके ऊपर लोग उपहास करते हो, हंसते हो, निर्धन हो, कोई साधन नहीं हो, वहीं टूट जाता, कुछ भी निर्णय ले सकता था। एक संकल्प, उस भावना को समझिए किसने अष्टावक्र को ऐतिहासिक बना दिया। उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया, स्वाध्याय प्रारंभ किया। मन में संकल्प था कि मेरे पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। जिसको सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं उसको मैं सिद्ध करूंगा कि उससे बड़ा विद्वान मैं बन सकता हूँ। इस संकल्प के साथ एक बाल अष्टावक्र, जिसके पास न गुरु थे न किस प्रकार का कोई साधन था, उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया और पढ़ते रहे। जब ऐसी अवस्था आई, उन्हें लगा कि अब मैं चुनौती दे सकता हूँ, तो आगे बढ़ चले अपने मित्र श्वेत केतु के साथ। और मिथिला के जब उसी प्रांगण में पहुंचे, उसी प्रकार लोग हंस रहे थे। और जब राजा जनक को लगा कि कौन बालक है, किस प्रकार की बातें करता, कहता है कि आचार्य बंदी को पराजित करूंगा, तो उन्होंने आमंत्रित किया और तब इतिहास बना। अनेक दिवसों तक शास्त्रार्थ चला, एक बालक में और उस समय के सबसे बड़े विद्वान आचार्य बंदी में। अंततः बालक विजयी हुआ, अष्टावक्र विजयी हुए। लेकिन अष्टावक्र की महानता देखिए, यदि चाहते तो आचार्य बंदी को विवश कर सकते थे कि आप जल समाधि लेंगे, जो आपकी ही शर्त थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अहंकारी था, उसके अहंकार का यदि नाश हो गया तो व्यक्ति वहीं समाप्त हो गया।
आचार्य बंदी को क्षमा करके अष्टावक्र ने अपनी महानता का परिचय दिया। और जब उसके बाद अपने गांव आए तो पूरे कुल में एक उत्सव का माहौल था कि उनका बालक सबसे बड़ा ज्ञानी है। इस प्रकार के भाव जब पूरे कुल में लोगों के मन में आ जाए तो लोग क्या करेंगे? हर व्यक्ति उस ज्ञान से लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो जितने भी चाचा थे, जितने भी अन्य संबंधी थे, सब लोग आए। उन्होंने कहा अष्टावक्र हमें भी शिक्षा दीजिए। तो अष्टावक्र जी ने इसको स्वीकार किया और उन्होंने एक सभा आयोजित की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सभी को ज्ञान के सूत्र दूंगा। और तब जब उस सभा का प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहा भो पुत्र का, हे पुत्रों। इसको सुनकर उस पूरी सभा में खलबली मच गई कि हमारे कुल का बालक हमें पुत्र कह के संबोधित कर रहा है। इससे बड़ा अहंकारी कौन हो सकता है? इसने एक अहंकारी को पराजित किया, लेकिन इससे बड़ा अहंकारी तो कोई है ही नहीं। तो सभी को पुत्र कहता है और इस पर बड़ा विवाद हुआ। उस समय के और भी जितने विद्वान थे सबसे पूछा गया ये क्या अष्टावक्र का यह आचरण सही है? और तब विद्वानों की सभा बैठी। उन्होंने अष्टावक्र जी के मर्म को समझने का प्रयास किया, क्यों उन्होंने इस प्रकार संबोधित किया। और तब विद्वानों ने कहा अष्टावक्र कहीं से गलत नहीं थे। आप लोग उनके सम्मुख विद्या प्राप्त करने बैठे थे और जब विद्या देने की मुद्रा में थे उन्हें यह समझ में नहीं आया कि मेरे समक्ष कौन है। जो भी लेने को आतुर है उनको पुत्र के रूप में देखते हुए उन्होंने देना प्रारंभ किया। कहीं से गलत नहीं। व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। तो छोटे से गांव में उत्पन्न लोग भी इतिहास में स्थान दर्ज करते हैं। इसी संदेश के साथ मैं कहना चाहूंगा कि अपने को कभी कम मत आकिएगा। हम दलसिंह सराय में सोचेंगे कोचिंग नहीं है तो हम IIT जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कोचिंग नहीं तो UPSC कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं तो समक्ष खड़ा हूं, मैंने अपने जीवन में कोचिंग नहीं की। उस समय सारे विद्यार्थी कोचिंग करते थे। ऐसा नहीं था कि साधन नहीं थे। पिताजी दिल्ली में भी थे तो भी हम स्वयं पढ़ते थे, क्योंकि स्वयं अध्ययन में जो आनंद है, उसका जो डेप्थ है, दूसरों सीखने में नहीं मिलता। इसलिए जो विद्यालय के अलावा जो स्वाध्याय में अधिक से अधिक समय दीजिएगा और सामर्थ्य असीम इसको जानते हुए कीजिएगा तो कोई लक्ष्य कभी भी दूर नहीं हो सकता। इसलिए लक्ष्य मन में तय करते हुए पूरी परिश्रम कीजिए। आप किसी से कम नहीं है। होली मिशन स्कूल के लिए मेरा संदेश यही होगा, अपने विद्यार्थियों में उस प्रकार की क्यूरियोसिटी, उस प्रकार की थर्स्ट फॉर नॉलेज लाने का प्रयास कीजिए। और उनकी जो क्षमता है वो तो उत्कृष्ट है ही, असीम है ही। उसमें समझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए आवश्यक होगा कि अपने लक्ष्य को भी तय कर लें। जैसा मैंने उदाहरण दिए, बाल्यकाल में जिनके लक्ष्य तय हो गए, संकल्प के साथ चलते रहे, वैसे व्यक्ति महान बने। तो जब हमारे बच्चे छोटे हो, क्लास 1 में हो, क्लास 2 में हो, क्लास 4 में हो, क्लास 5 में हो, तब से यदि उनके मन में एक दूरगामी लक्ष्य स्पष्ट हो जाए कि क्या करना है, उसको लेकर मन में चलते रहे, निश्चित है कि सफलता शीघ्र प्राप्त करेंगे। लेकिन लक्ष्य केवल किसी पद का नहीं होना चाहिए। यदि हमने सोचा कि हमको IAS बनना, IPS बनना है, अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन यदि स्पष्ट नहीं हुआ कि क्यों बनना है, तो हो सकता है बाद में IAS IPS बन के हम सबसे बड़े भ्रष्ट पदाधिकारी के रूप में जाने गए। इसमें स्पष्टता होनी चाहिए क्यों बनना है। यदि पैसे कमाने हैं तो IAS IPS नहीं बनना है। यदि राष्ट्र की सेवा करनी है तो निश्चित इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यदि पैसे कमाने हैं तो सही तरीके से कमाइए, उद्योग लगाइए, व्यवसाय कीजिए, पैसे वही हैं। यदि सरकारी नौकरी में पैसे खोजेंगे तो निश्चित एक समय के बाद जेल भी जाएंगे। तो जिस दिन जेल जाएंगे तो जो सफलता की परिभाषा थी पूरी तरफ से खंडित हो जाएगी, आप सफल नहीं हो सकते। और राष्ट्र के लिए उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा हो, भ्रष्टाचारी बन जाए, उसके कोई सिद्धांत न हो। ऐसे व्यक्ति जब नेतृत्व करते हैं जिनके सिद्धांत नहीं हो तो राष्ट्र की दुर्दशा हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जब नेतृत्व करते हैं जो भ्रष्टाचारी हो तो राष्ट्र की दुर्दशा हो जाती है। ऐसे प्रतिभाओं का आप निर्माण करें जो राष्ट्र को सही नेतृत्व दे सके, जो सिद्धांतों से टिके नहीं, सही करें। और ऐसे करने वाले लोग जिस रूप में बड़े संख्या में उत्पन्न कर दिए, तो जो बड़ी जनसंख्या है जिसकी 9 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, यही बिहार की सबसे बड़ी एसेट होगी यदि हम उसको स्किल्ड कर सके। उसको स्किल्ड करने में सबसे बड़ा योगदान विद्यालय का होगा। और ऐसे विद्यालय जहाँ उत्कृष्ट शिक्षा दे सके
इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं हो सकता। तो विभा जी को, उनकी पूरी प्रशासकीय टीम को बधाई देना चाहता हूं कि एक नया ब्रांच उन्होंने आज यहाँ खोला है। यात्रा आगे बढ़ती रहे, समाज की और सेवा करती रहे, यही मेरी शुभकामना है, मंगल कामना। सभी को आमंत्रित करने के लिए हृदय से आभार और सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।